हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्लासेस में जो है अपना आसान बनाया, किसको हमने आसान बनाया, किसको क्वांटम को आसान बनाया हमने बहुत। ठीक है, तो वैसे ही आज के क्लास में हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक्स को भी आसान बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके दो पार्ट आएंगे, जैसे क्वांटम केमिस्ट्री के दो पार्ट आए थे, वैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी कितने पार्ट आएंगे? दो पार्ट आएंगे। ठीक है, दो पार्ट क्यों बना रहा हूं? ताकि आप लास्ट तक देखो। क्या होता है, हम लोग जब पढ़ते हैं किसी वीडियो को तो लास्ट टॉपिक हमें जो है बोरिंग लगने लगता है। मैं तुम्हें 2 घंटे का भी एक वीडियो बना दूं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। दो वीडियो हम लोग इसलिए बना रहे हैं इसमें, ताकि जो है आप लोग को जो है एक एक घंटे का वीडियो मिले और आप एक एक घंटे कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ सको। ठीक है, हमने पिछले क्लास में क्या किया था, क्वांटम के कुछ ऐसे टॉपिक्स को पढ़े थे जिसमें कैलकुलेशन की ज्यादा जरूरत नहीं थी, ज्यादा डेरिवेशन की जरूरत नहीं थी, ज्यादा टाइम टेकन नहीं था। हम लोग क्वेश्चन देखे, प्रैक्टिस किए तो तुरंत टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सेम हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी ऐसे टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे जिनमें हमको ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़े, ज्यादा उसमें फॉर्मूले का डेरिवेशन करना ना पड़े। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक बेसिक बातें आप लोग को जान लेनी चाहिए। ठीक है, जो आगे जो है काम आएगा। जैसे कि बेसिक रिलेशन क्या क्या, जैसे 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है क्या, 1 एटीएम किसका यूनिट है? प्रेशर नापने का यूनिट है। ठीक है, इज इक्वल टू होता है क्या, 1.01 बार। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 बार। ठीक है, एक बार जो होता है वो 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, और एक जो एटीएम होता है, कई बार देखो बेसिक रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, इतना आता है कि नहीं करके, तो एक एटीएम होता है 760 टॉर के बराबर भी होता है आपका। ठीक है, अब याद रखना एक कैलोरी होता है किसके बराबर? 4.18 जूल। ठीक है, 4.18 जूल। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, एक कटोरी में 4 जामुन। ठीक है, एक कटोरी में 4 जामुन। आप दशमलव 1 8 को भूल जाते हो तो चलेगा, लेकिन 1 कैलोरी बराबर 4 जूल होता है, आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही आर के यूनिट हम लोग जानते हैं क्या, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। ठीक है, किसका? आर का इकाई। इसी को अगर मैं किसमें चेंज कर दूं, कैलोरी में, तो कैलोरी में कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा। तो लगभग 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये आपका किसमें हो जाएगा? कैलोरी में। ठीक है, मान लो आपको किसमें पूछ दे, बार में पूछ दे। ठीक है, तो कितना हो जाता है? R इज इक्वल टू 0.08314 बार पर केल्विन पर मोल। तो आपको सब में जो है ये यूनिट आपको पता होने चाहिए, किसमें? जूल में कितना होता है, कैलोरी में कितना होता है, और बार में कितना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए क्या मोलर वॉल्यूम कितना को बोलते हैं। तो जहां पर भी मोलर वॉल्यूम बोला गया है, मतलब बात किया गया है किसके बारे में? 22.4 लीटर के बारे में बात किया गया है। मोलर वॉल्यूम कितने बोलते हैं हम लोग? 22.4 लीटर को बोलते हैं क्या? मोलर वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद बेसिक फार्मूले हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको देखना है, पहचानना है, टिक करना है। ठीक है, आपको बस देखना है, एग्जाम में पहचानना है और क्या करना है? टिक करना है। जैसे कि समझो क्या, एक होता है यूलर्स रूल या रेसिप्रोकल रूल भी बोलते हैं, यूलर्स रेसिप्रोकल रूल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, होता है क्या, मान लो कोई डिजिट जो है फंक्शन है किसका? एक्स और वाई का। ये जो एक्स है दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है, बोला गया क्या? एक्स और वाई दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है, बोला गया हमारा क्या? जेड। ठीक है, तो इसका अगर मैं क्या निकालूं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकालूं, क्या निकालूं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल अकॉर्डिंग टू यूलर्स रूल। तो क्या होगा, देखो समझना। सबसे पहले आप क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो एक्स के साथ, तो क्या होगा? डेल जेड अपॉन डेल एक्स। हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के साथ किया और किसको कांस्टेंट रखा? वाई को। ठीक है, ये बराबर होगा किसके? अगर मैं इसका अपोजिट करूं, क्या करूं समझना। पहले इस टाइप को कर लेते हैं। पहले बार में आप क्या किया, एक्स के साथ डिफरेंशियल किया। अब किसके साथ करो? वाई के साथ, डेल अपॉन डेल वाई। और किसको कांस्टेंट रखो? एक्स को कांस्टेंट रखो। सिमिलरली यहाँ पे भी जस्ट अपोजिट करना है। पहले आपने किसके साथ किया था? एक्स के साथ डिफरेंशिएट किया था, तो यहाँ पे पहले किसके साथ करो? यहाँ पे
y के साथ, और किसको कांस्टेंट रख दो, x, जस्ट अपोजिट किए हैं। फिर यहाँ पे y के साथ किए, यहाँ पे किसके साथ करोगे, x के साथ, और किसको कांस्टेंट रख दोगे, y को। तो ये दोनों बराबर होंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, कौन कहता है, ये यूलर्स रेसिप्रोकल रूल कहता है इसका। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास एक संख्या है 8x² y²। ठीक है, इसका ये प्रूफ करने का कोशिश करते हैं हम लोग, समझो कैसे होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग x के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकता हूं, d/dx। ठीक है, मैंने क्या किया, z की जगह में क्या है, यहाँ पे z की जगह में क्या है, यहाँ पे 8x² y² है। ठीक है, तो वही क्या मैंने यहाँ पे एक बार किसके साथ किया, डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, और इधर किसके साथ कर रहा हूं मैं, देखो जस्ट अपोजिट के साथ कर रहा हूं ना, y के साथ। तो यहाँ पे क्या करूंगा, d/dy, दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पहले इतना पूर्शन को किए हम लोग दोनों साइड। तो यहाँ पे देखो x डिफरेंशिएट कर रहा है तो केवल x करेगा, y और 8 कहाँ हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, 8y² क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। x किसका डिफरेंशिएशन करेगा, केवल x का। और x² का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, समझना, d/dx x²। क्या होता है इसका फॉर्मूला, n(x⁻n−1) होता है। तो n की जगह 2 है, तो 2x की पावर 2-1 कितना हो जाएगा, ये 2x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 2x। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे y² का करेगा। ठीक है, 8² यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, y² क्या हो जाएगा, इंटू 2y। जहां जैसे यहाँ पे x² का डिफरेंशिएशन 2x हुआ, तो वैसे y² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y। देखो y का कर पाएगा, x का नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग x को कॉमन निकाल दे रहे हैं। ठीक है, अब y के साथ करो, जैसे देखो यहाँ पे हमने किया y के साथ, तो इसमें क्या लिखूंगा, d/dy, और यहाँ पे x के साथ किया था तो यहाँ पे d/dx। ठीक है, अब y को करेगा, x बाहर निकल जाएगा, तो 2 8 और x बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, x बाहर निकल गए, d/dy, y² बचा यहाँ पे 8 दूनी 16 और y बाहर निकल जाएंगे क्योंकि x के साथ होगा, 16 y बाहर निकल गए, यहाँ पे क्या बचा, d/dx x²। फिर y² का क्या होता है, y² का 2y होता है, हमने अभी देखा। ठीक है, और x² का क्या होता है, 2x होता है। डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दो, कितना गया, 32xy, यहाँ पे कितना गया, 16 दूनी 32xy। प्रूफ हुआ हम लोग का क्या, कि हाँ यूलर्स रेसिप्रोकल काम करता है। ये मैं आपको क्या बताया, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। ठीक है, आपको बोलेगा इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होगा। ठीक है, या फिर इसका वैल्यू ये है, आपको बोलेगा क्या, फंक्शन z, इसके लिए इसका वैल्यू ये है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो पता आपको बेसिक पता होना चाहिए कि दोनों एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अगर इसका वैल्यू ये आ रहा है तो इसका वैल्यू भी ये आएगा। आपको एग्जाम हॉल में कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, समझ गए, रिलेशन यूलर्स रेसिप्रोकल रूल से है, तुरंत ये इसके बराबर होता है, टिक करो, आगे बढ़ो, कोई वहां पे कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं किसके बारे में, साइक्लिक रूल के बारे में। साइक्लिक रूल के बारे में हम लोग बात करते हैं। साइक्लिक रूल हमारा क्या कहता है, समझते हैं। देखो साइक्लिक रूल ये कहता है, x के बाद क्या आता है, y, हम लोग देख कल क्लास में देखे, y के बाद क्या आता है, z। तो आप डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करो। ठीक है, d/dx सॉरी dy करो, यहाँ पे dy/dx। ठीक है, dx/dy, उसके बाद क्या करो, x के बाद y के बाद क्या आएगा, z। तो dy के बाद क्या आ गया, dz, z के बाद x y z x y z। ठीक है, ये हमने किया, इजी है ना। एक मिनट थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा। हाँ, x y y z z x ऐसे करेंगे जी, साइक्लिक में जाएंगे। ठीक है, x के बाद y, फिर y को ऊपर में रखे, y के बाद z, फिर z को ऊपर में रखे, z के बाद x। ठीक है, अब कांस्टेंट किसको रखना है, देखो यहाँ पे x y आ गए हैं तो यहाँ पे z कांस्टेंट रहेगा, y z आ गए हैं तो यहाँ पे x कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे z x आ गए हैं तो यहाँ पे y कांस्टेंट रहेगा, जो मिसिंग है वही वहां पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसका वैल्यू होता है क्या, -1। इसका वैल्यू कितना होता है, -1। ये आप लोग रिलेशन याद रखना है, एग्जाम में आपको पूछ दे, ठीक है, ये दे दे इसका वैल्यू क्या होता है बताओ, बोले तो इसका वैल्यू हमेशा रखना है कि याद क्या होता है, -1 होता है। ठीक है,
उसके बाद आपको गैस इक्वेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बेसिक में गैस इक्वेशन पता होना चाहिए, आदर्श गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलता है? हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, क्या? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, जहां पे पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट और टी हमारा टेम्परेचर। ये तो आइडियल गैस के लिए है, इसके लिए आदर्श गैस के लिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने गैसें होते हैं सब अनादर्श होती हैं, नॉन आइडियल होती हैं, रियल होती हैं। नॉन आइडियल नंबर को क्या बोलते हैं? हमको रियल। तो रियल गैस के लिए इक्वेशन आपको थोड़ा सा अलग लिखना है। ठीक है, ये होता है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये रियल गैस के लिए है, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए। ठीक है, याद रखना इसको। ये आइडियल गैस के लिए गैस इक्वेशन होता है और ये रियल गैस के लिए गैस इक्वेशन होता है। इसको आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे आपको। चलो, ये हो गया। और थोड़ा सा देखो, इसमें जितने मैं फॉर्मूला बताया हूं ना, डायरेक्ट आपको रिलेशन पूछेगा। आपको बस आपको पहचानना है कि कौन सा किस रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया। पहचान लिए ना, तो आपको कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, जब दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत जो है बना लोगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूं एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव होता क्या समझना। एक्सटेंसिव डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर में, मास के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, अमाउंट के ऊपर में डिपेंड करता है। और हमारा अमाउंट के ऊपर में डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट। ठीक है, ऑन अमाउंट। इसी को हम लोग को अपने से अब क्या करना है, समझना है कि कौन कौन से जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, कौन नहीं करते। जैसे कि वॉल्यूम, ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, और जिसका अमाउंट कम होगा उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा हम लोग का, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, क्यों? पानी जितना भी हो, अगर आप नॉर्मल रूम में रख दो, चाहे 1 कटोरी पानी रखो या 1 ड्रम पानी रखो, सेम रूम में है तो 1 कटोरी पानी का भी टेम्परेचर वही होगा और 1 ड्रम पानी का टेम्परेचर भी क्या होगा, वही होगा। ठीक है, नोट करो। और ई नॉट सेल क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। आपको बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक का सुनाई दे रहा होगा, देशभक्ति, क्योंकि बाजू में क्या बनाया जा रहा है, मस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जैसे हम लोग क्लास खत्म होगा तुरंत हम लोग ले जाएंगे और क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। मजा आता है, राष्ट्रीय पर्व है हमारा। ठीक है, 2 ही तो राष्ट्रीय पर्व आते हैं मेन जिसको मनाने से हम लोग को मजा आता है। ई सेल, ई नॉट सेल हमारा क्या होता है, इंटेंसिव होता है, बट ई सेल हमारा एक्सटेंसिव होता है। याद रखना, कंफ्यूजिंग वाला यही है। ठीक है, जैसे हम लोग बात किए थे क्या, कंडक्टेंस, हमारा कंडक्टेंस जी हमारा क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, बट कंडक्टिविटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है हम लोग का। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, ये कंफ्यूज कर देता है कई बार। ठीक है, सरफेस टेंशन हम लोग का, सरफेस टेंशन। और क्या आएगा इसमें आपका, बॉइलिंग पॉइंट, चाहे पानी 1 गिलास हो या 100 गिलास हो, उबलने में उतना ही टाइम, मतलब उतना ही टेम्परेचर चाहिए हम लोग को। मेल्टिंग पॉइंट भी वही सेम रहेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, इसमें आपका वेट आ जाएगा, वेट भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेंथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, हमारा एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कितना अमाउंट है उतना एनर्जी उसका होगा। ठीक, उसके बाद हमारा फंक्शन, कार्यफलन, ठीक है, एंट्रोपी, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ये हमारा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आप लोग समझना, यदि मैं 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दूं, 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दूं तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। जैसे कि डेंसिटी, डेंसिटी में क्या किया जाता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम किया जाता है। ठीक है, तो वेट क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बस डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव। यदि हम लोग किसी क्वालिटी के लिए या किसी मेजरमेंट के लिए अमाउंट को फिक्स कर दें, क्या कर दें,
अमाउंट को फिक्स कर दें, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम के लिए बोल दें या 1 मोल के लिए बोल दें, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्सटेंसिव से इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे हीट कैपेसिटी हम लोग का क्या है, हीट कैपेसिटी हम लोग का क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैपेसिटी जितना अमाउंट होगा उतना उसका हीट कैपेसिटी होगा। लेकिन अगर मैं इसको क्या बोल दूं, मोलर या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दूं, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्योंकि ये 1 मोल की हीट कैपेसिटी को बताया और 1 मोल हमने क्या कर दिया, अमाउंट को फिक्स कर दिया। तो जहां पे भी अमाउंट को फिक्स कर दोगे आपका एक्सटेंसिव क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे 2 कंडीशन, एक्सटेंसिव इंटेंसिव बनाते हैं और अमाउंट को फिक्स कर देने से एक्सटेंसिव हम लोग का इंटेंसिव हो जाता है। ये 2 रिलेशन आप लोग जो है याद रखेंगे। ये असर्टेशन रीजन टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है और आजकल व्यापम का फेवरेट टाइप है। ठीक है, बच्चों को परेशान करने में, लेंथी क्वेश्चन देने में उसको मजा आता है। तो इस टॉपिक आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ये दोनों के बारे में बात करते हैं। पाथ फंक्शन के बारे में बात करते हैं, समझना। स्टेट फंक्शन जो होता है वो इनिशियल स्टेट और लास्ट स्टेज या फाइनल स्टेट, इन दोनों के ऊपर में ही डिपेंड करता है। बीच में क्या हुआ उसको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मेरे को रायपुर से दिल्ली जाना है तो मैं किसी में भी जाऊं, ट्रेन से जाऊं, बाय रोड जाऊं, हेलीकॉप्टर से जाऊं, एरोप्लेन से जाऊं, कोई मतलब नहीं है मेरे को बस रायपुर में किस हालत में हूं और दिल्ली में किस हालत में हूं उससे फर्क पड़ता है। रास्ते में किस हालत में उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, पाथ के ऊपर में। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप रायपुर में हो कि दिल्ली में हो, उसको ये फर्क करता है कि आप ट्रेन में जा रहे हो कि बस में जा रहे हो कि कार में जा रहे हो कि पैदल जा रहे हो, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा उसको। ठीक है, उसको पाथ के ऊपर फर्क पड़ेगा और एक को इनिशियल और फाइनल स्टेज के ऊपर में फर्क पड़ेगा। ठीक है, पाथ फंक्शन देखो लिमिटेड है हम लोग के पास, आप लोग याद कर लेना, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी आपके क्या है, हीट कैपेसिटी आपके पाथ फंक्शन है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, पाथ के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, और अधिकतर जो आते हैं वो किस में आते हैं, हम लोग का स्टेट फंक्शन के ऊपर में आते हैं। किसके ऊपर में आते हैं, स्टेट फंक्शन के ऊपर में। जैसे हम लोग का इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, वर्क फंक्शन, उसके बाद हाँ ठीक, इतना। एक और याद रखना, इनका साइक्लिक इंटीजर, साइक्लिक इंटीजर किसी भी स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीजर क्या होता है, साइक्लिक इंटीजर क्या होता है, 0 होता है। 0 मतलब समझना, साइक्लिक इंटीजर, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को इनिशियल से स्टार्ट किए, फाइनल तक ले गए, फिर फाइनल से इनिशियल में ले आए, तो रास्ते भर में क्या हुआ उसको फर्क नहीं है। आपने इनिशियल से इनिशियल में ले आया, केवल स्टेट फंक्शन हम लोग का प्रारंभिक अवस्था के ऊपर में ले आए, तो कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। भले आपने पूरा प्रोसेस किया, इनिशियल से फाइनल लिया, फाइनल से इनिशियल लिया, इतना डबल प्रोसेस किया, लेकिन वो बोलेगा मेरे साथ कोई चेंज नहीं हुआ, 0 चेंज हुआ। ठीक है, इसलिए स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीजर क्या होता है, 0 होता है। असर्टेशन रीजन टाइप का क्वेश्चन यहां से बना सकता है। ठीक है, इस टाइप से आपका असर्टेशन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, चलो अब हम लोग बात करते हैं मैक्सवेल रिलेशन, जहां से आपका क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता है। इजी है मैक्सवेल रिलेशन, देखो आपका घुमावदार क्वेश्चन पूछता है लेकिन इजी है। एक बार जिंदगी मैक्सवेल को समझ गए ना, मैक्सवेल रिलेशन को, तो उससे एक ना एक क्वेश्चन दिखता ही है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन मतलब मैक्सवेल रिलेशन। बहुत कम ऐसे होता है कि थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन पूछा है और उसमें मैक्सवेल रिलेशन यूज नहीं हुआ है, ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, तो एकदम आराम से समझते हैं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं करना है किसको समझने में, मैक्सवेल रिलेशन। तो सबसे पहले देखो, एक डब्बा बनाओ आप लोग। ठीक है, क्या करो आप, बॉक्स बनाओ। ठीक है, और कहां से स्टार्ट करो, यहां से। ठीक, अब समझना मैं क्या लिखा हूं। जी मतलब क्या है यहाँ पे, फ्री एनर्जी, पी प्रेशर, एच एंथैल्पी, एस एंट्रोपी, यू इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा, वी वॉल्यूम, ए वर्क फंक्शन या कार्यफलन, और टी टेम्परेचर। कैसे याद रखोगे इसको, तो याद रखने का ट्रिक है क्या,
Good people have studied under very amazing teacher. यहां से स्टार्ट करना, गुड पीपुल हैव स्टडीड अंडर वेरी अमेजिंग टीचर। ठीक है, ये आप लोग क्या करना, याद कर लेना, गुड पीपल हैव स्टडीड अंडर वेरी अमेजिंग टीचर। चलिए अब इसको यूज कैसे करना है समझा रहा हूं आप लोग को। इसका दो तरीके से यूज होगा। पहला तरीका, आपके ये लोग हीरो हैं, हीरो का आपको मान निकालना है। ये लोग क्या है, हीरो है, हीरो लोग का मान निकालना है। चलो इसके लिए क्या करो, दो तीर बनाओ, एक पहला तीर, ये दूसरा तीर। और ये जब तीर बना रहे हो तो याद रखना दोनों डाउन साइड होंगे। किस साइड होंगे, दोनों डाउन साइड होंगे, ना तो गलत आएगा आपका आंसर। ठीक है, तीर जब भी बनाओगे तो दोनों क्या होना चाहिए, उनका जो हेड है नीचे होना चाहिए। ठीक, चलो अब मेरे को वैल्यू निकालना है डीजी का। इसका वैल्यू निकालना है डीजी का, या डेल जी भी बोल सकते हो आप, या डीजी भी बोल सकते हो। देखो पूरे थर्मोडायनेमिक में कब डी को डेल लिख दिया जाए, इसको डेल लिख दिया जाए, इसके पीछे जब पढ़ोगे डी डेल और डेल के पीछे आप पढ़ जाओगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे थर्मोडायनेमिक्स में। तो डी का आपको डेल भी लिख सकते हो, डेल को कैपिटल डेल भी लिख सकते हो। सबके अलग अलग वैल्यू हैं, अब सबके अलग अलग मीनिंग है, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन आप एकदम उन मीनिंग के पीछे चले जाओगे ना तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना टफ हो जाएगा। ठीक है, ये जो होते हैं ये स्मॉल चेंजेस को दिखाते हैं, ये लार्ज चेंजेस को दिखाते हैं। लेकिन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपने सुविधा के हिसाब से हम लोग अपना यूज कर सकते हैं उनको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप डी डेल को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप कहीं पे डेल जीत जाए और आप ये पढ़ के गए नहीं पढ़ के, ऐसा मत सोचिए। ठीक है, डीजी कैसे निकाल समझना, यहां से स्टार्ट करोगे। इसके साथ दो चीजें हैं, इसके आजू बाजू में पी और टी, और इनके सामने में एस है और पी के सामने में वी है। तो देखो इसके आजू बाजू में जो है उनके साथ चेंज होगा, डेल पी होगा और बाजू में क्या है, डेल टी। ठीक है, आजू बाजू वाले के साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो मैंने डीपी और डेल टी लिख दिया। अब पी के सामने में क्या है, वी, तो इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, वी से। और टी के सामने में कौन है, एस, तो इसका मल्टीप्लाई होगा किससे, एस। अब चिन्ह कैसे लगाना है, देखो यदि तीर आपके तरफ आ रहा है, जी की तरफ आ रहा है तीर, ठीक है, इस साइड आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस। इसके कंडीशन में देखो, पी के कंडीशन में तीर इससे दूर जा रहा है तो क्या आएगा, प्लस। टी के कंडीशन में क्या था, तीर इसके पास आ रहा था, इसके सामने आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, टी के सामने में माइनस। तो हम लोग का रिलेशन क्या बन गया, डेल जी इज इक्वल टू वी डीपी माइनस एस डीटी। ऐसे इसका निकालते हैं, चलो ए के लिए डी ए निकालते हैं। तो चेंज किस में होगा, आजू बाजू वालों में, तो मैं लिख दिया क्या, डीवी और dt, आजू बाजू वाले में चेंज होगा। ठीक, अब इसके सामने में है p, तो मैं क्या लिख दिया, p। तीर इसके ओर आ रहा है, v के ओर आ रहा है, तो यहाँ पे होगा क्या, माइनस। यहाँ पे देखो t के सामने में क्या है, s, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, s। तीर t की तरफ आ रहा है क्या, हाँ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस। ठीक, चलो इसका निकालते हैं, du के निकालते हैं। आजू बाजू में कौन है, s और v, तो ds और dv तो होगा ही, फिक्स है। ठीक है, अब v के सामने में क्या है, p, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, p, v के सामने p इसलिए, और s के सामने में क्या है, t, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैं, t। अब प्लस माइनस देखेंगे, s से दूर जा रहा है t, तो यहाँ पे प्लस होगा, v के सामने आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो। ठीक है, तो हमारा du बराबर क्या आ गया, टी डी एस माइनस पी डी। लास्ट हम लोग क्या बचा, डेल एच बचा, तो डी एच निकालो, चलो डेल एच निकालो। आजू बाजू में कौन है, एस और पी, तो चेंज किस में होगा, एस और पी में चेंज होगा। ठीक, एस के सामने में क्या है, टी, तो टी, तीर दूर जा रहा है क्या, प्लस। पी के सामने में क्या है, वी, तीर दूर जा रहे हैं क्या, हाँ, दूर जा रही है, तो यहाँ पे भी प्लस। तो हमारा क्या गया, टी डी एस प्लस बी डी पी, डी एच बराबर। ये चार बेसिक रिलेशन है आपको। ठीक है, आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है, डीजी बराबर क्या होगा बताओ करके, डीजी बराबर बताओ क्या होगा। मान लो बोल दिया डीजी का वैल्यू क्या होगा, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, या प्रेशर इज कांस्टेंट बोल दिया, क्या, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट,
ये आपसे क्वेश्चन कर दिया, बताओ डीजी का वैल्यू क्या होगा इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। तो आपको सीधा क्या बनाना है क्वेश्चन में, सबसे पहले मैक्सवेल रिलेशन बना लेना और डीजी का वैल्यू निकाल लेना। डीजी का वैल्यू आप निकाल लोगे सीधा मैक्सवेल रिलेशन से, डीजी बराबर क्या होता है वीडीपी माइनस एसडीपी। ठीक है, अब आप देखोगे क्या, ये प्रेशर हम लोग का कांस्टेंट कर दिया है, तो प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो डीपी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर में चेंज नहीं होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, डीजी बराबर ये हो गया जीरो माइनस एस डी टी। तो डीजी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एस डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ऐसे पूछ दे, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एस का वैल्यू क्या होगा, किसका वैल्यू, एस का। तो यहां से देखो आप एस का वैल्यू भी निकाल सकते हो, कैसे, dt को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, डेल जी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एस, माइनस को इधर ले आओगे तो ये प्लस एस हो जाएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा माइनस डेल जी अपॉन डेल टी। बेसिक है एकदम। तो इस टाइप से आपको यहां से क्वेश्चन बना सकते हैं, किसमें, आपके मैक्सवेल रिलेशन में। सिंपल सिंपल पूछेगा, बस आपको रिलेशन निकालने आना चाहिए, इसको देख के। ठीक है, चलो इसी में हम लोग देखते हैं, मैक्सवेल रिलेशन में ही हम लोग देखते हैं क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या देखते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। कैसे देखते हो समझाओ, एकदम इजी है जी, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देके समझना, आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा। इसको पकड़ते हैं, dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdp, इसको पकड़ो। चलो यहां पे मैं आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकालना सिखा, ठीक है, समझ, इसको भूल जाओ। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपको लिखना है तो इसको भूल जाओ, कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ कि यहाँ पे dg, इन दोनों को बस देखो, v है, v के साथ इसके लिखो, कैसे, v अपॉन डेल टी। अब डेल टी आगे नीचे में, ये dt को मैं डेल टी लिख दिया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डेल आएगा। ठीक, और इसके साथ जो है उसको कांस्टेंट रख दो, p माइनस है तो बराबर माइनस लिखो, बराबर माइनस लिखना है ना। फिर इसके साथ इसको ले आओ, s के साथ किसके ले आओ, इसके बाजू वाले को डेल p को ले आओ। यहाँ पे डेल p लिखा हूं तो यहाँ पे भी क्या लिखो, डेल, और कांस्टेंट इसके साथ, s के साथ जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखा गया। एक और समझाता हूं, इसको देखो, dh बराबर क्या है हम लोग का, TdS प्लस BdP है, समझना, इसको भूल जाओ। इन दोनों को देखो, इसके नीचे में इसके साथ जो है उसको लेके आओ, तो डेल टी अपॉन डेल पी, डेल पी अकेले आएगा, यहाँ पे आप डेल लेके आएगा अपने आप, कांस्टेंट इसके बाजू में जो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर, माइनस है क्या, नहीं है तो प्लस रहने दो। फिर इसके साथ इसको रखो, v अपॉन डेल एस, तो ऊपर में भी डेल आ जाएगा, नीचे में डेल एस आएगा, और कांस्टेंट इसके साथ में जो है क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, p आ जाएगा कांस्टेंट। ये आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखने का तरीका, क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखने का तरीका। वैसे आप प्रैक्टिस करना किसका, हमने डीएच का लिखा, डीजी का लिखा, आप डी और डी का लिख के देखना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसी में एक क्वेश्चन पूछता है, आपको समझा रहा हूं एक क्वेश्चन, ठीक है, समझना। एक क्वेश्चन दिया है क्या, फॉर ए प्रोसेस इन ए क्लोज्ड सिस्टम टेम्परेचर इज इक्वल टू। क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, ताकि आप समझ पाओ यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, देखो मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन देके कैसे आपको सोल्व करना। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन इजी होते हैं, टफ नहीं होते, बस आपको आना चाहिए थोड़ा सा बेसिक। डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट, डेल टी एट कांस्टेंट एस, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपको दिया है क्या, माइनस ऑफ डेल ए अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। ऑप्शन सी आपको दिया है क्या, डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, और डी का आपको दिया है क्या, डेल एच अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ रहा हूं, फॉर ए प्रोसेस इन ए क्लोज्ड सिस्टम टेम्परेचर इज इक्वल टू, क्या किसका वैल्यू पूछ रहा है, टेम्परेचर क्या होगा, और क्लोज्ड सिस्टम है बोल रहा है, क्या है बोल रहा है, क्लोज्ड सिस्टम है बोल रहा है, समझना। देखो टेम्परेचर का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। कौन कौन से दो ऑप्शन, एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये, कैसे खत्म हो गए, यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है,
तो टेम्परेचर का वैल्यू वहां पे नहीं बता सकते हम लोग। यहाँ पे इन दोनों की मदद से हम लोग टेम्परेचर का वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि वहां में हमने क्या मान दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब बचे ये दोनों, तो ये दोनों में डीएच आ रहे हैं क्या, तो आप आओ मैक्सवेल के पास और बोलो कि मेरे को डीएच की रिलेशन दो। तो हम लोग क्या जानेंगे, डीएच बराबर क्या होगा, डीएच बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसके आजू बाजू में एस और पी है, तो चेंज किस में होगा, एस और पी में चेंज होगा। ठीक, एस के सामने में टी है, तीर दूर जा रहा है तो टीडीएस, पी के सामने वी है, तीर दूर जा रहा है तो प्लस वीडी। ठीक, अब देखो यहां पे आपको किसका वैल्यू निकालना है, टेम्परेचर का वैल्यू निकालना है। सिस्टम क्या है, क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड सिस्टम में प्रेशर में चेंज नहीं आता, प्रेशर में चेंज नहीं आता। डेल्टा क्या हो जाएगा हम लोग का, जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो क्या आ गया, DH इज इक्वल टू TDS प्लस जीरो। ठीक है, आपको T का वैल्यू निकालना है तो DS को इधर ले आओ, तो DH अपॉन DS, और हमने किसको कांस्टेंट मान लिया था, P को कांस्टेंट मान लिया था क्योंकि क्लोज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, P कांस्टेंट है, ये हमारा क्या T का वैल्यू, ऑप्शन डी हम लोग का क्या हो गया, सही है। इजी है क्वेश्चन, देखो ज्यादा हम लोगों को करना पड़ा क्या, दो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए, बाकी दो ऑप्शन में से सही निकाले कि हमने क्या किया, देखो सिंपल सा क्या लिखा हमने, मैक्सवेल रिलेशन लिखा। ठीक है, ये आप चाहो तो इसको भी कैंसिल, एकदम आपको बेसिक आता है तो इसको भी कैंसिल करा दो। क्या, क्लोज सिस्टम बोला है तो डेल पी को क्या कर दो, जीरो, तो इसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, आपको ये ऑप्शन सही दिख जाएगा। मतलब थर्मो के कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे ना, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से, अच्छा यहाँ पे तो ऐसा, यहाँ पे तो ऐसा, यहाँ पे तो ऐसा है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये सही। ऐसे होता है थर्मो और क्वांटम के क्वेश्चन में। बाकी सब में तो आपको कुछ ना कुछ आपको गुणा भाग करना पड़ सकता है, लेकिन थर्मो और क्वांटम कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब जिसमें सिर्फ आपको बेसिक्स फॉर्मूले पता होने चाहिए, बेसिक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, आप बना सकते हो क्वेश्चंस को इजीली। ठीक है, ये हो गया बेसिक बातें। चलो आगे देखते हैं। आप दो यहाँ पे क्या करो, रिलेशन याद रखो। ठीक है, मैं कुछ आपको फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, उन फॉर्मूलों को याद करो और किस लिए है वो फॉर्मूले। देखो आप लोग बोलते हो सर हम लोग को जो है नोट्स एक साथ दे दो सब करके, भैया मैं नोट्स एक साथ दे दूंगा, लेकिन फॉर्मूला कब कहाँ पे यूज करना है तो कैसे जानोगे आप फार्मूला में किसका वैल्यू क्या है, कहाँ पे कौन सा रखना है, जानोगे ही नहीं तो कैसे बताओगे, कैसे यूज करोगे। तीर आपके पास है, आपके पास अस्त्र शस्त्र सब है, चलाना ही नहीं जानोगे तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको चलाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, इंटरनल प्रेशर, क्या एक फॉर्मूला आता है क्या, इंटरनल प्रेशर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, पाई से। डायरेक्ट पूछता है इंटरनल प्रेशर का वैल्यू कितना होता है, फॉर थर्मोडायनामिक रिलेशन इंटरनल प्रेशर का वैल्यू कितना होता है, ये आपसे पूछता है। तो याद रखेंगे इसको आप, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इज इक्वल टू, टेम्परेचर कांस्टेंट था तो आप टेम्परेचर को पहले ले आओ। ठीक है, याद रखने का तरीका है डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। याद कैसे रखता हूं मैं, समझ रहा, यू और वी एक जैसे दिखते हैं तो यू बटे वी, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, जिसको कांस्टेंट रखा उसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा अगला इक्वेशन को। ठीक है, और प्रेशर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा किससे, टेम्परेचर से ही। ठीक है, और प्रेशर को क्या होना डिवाइड, तो माइनस क्या कर दूंगा पी, और यहाँ पे जो लिखा जो वेरिएबल था यहाँ पे क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ठीक है, एक दो बार लिखोगे ना तो समझ में आ जाएगा ये रिलेशन है एक्चुअल में है कैसा। आपको डायरेक्ट पूछता है इंटरनल प्रेशर का वैल्यू होगा कितना करके। ठीक है, दूसरा आपसे पूछता है क्या, सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनल प्रेशर को फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन भी बोलते हैं, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन भी बोलते हैं, याद रखना। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या, सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे u आ गया है, तो u का भाई होता है h, तो डेल एच अपॉन, और जहां पे डेल एच आएगा उसके साथ डेल टी ही आता है, डेल पी आता है, सॉरी क्या आता है, डेल पी। कांस्टेंट कौन रहेगा, यहाँ पर भी टेम्परेचर ही रहेगा, दोनों कंडीशन में टेम्परेचर ही क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस टी, यहाँ पे क्या आएगा माइनस टी, यहाँ पे पी आ गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, वी आएगा, डेल वी अपॉन, और यहाँ पे क्या रहेगा, डेल टी ही रहेगा, यहाँ पे पी तो यहाँ पे वी, यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वी प्लस,
यहाँ पे शुरू में प्लस कर दिए थे तो बाद में माइनस किया, यहाँ पे पहले माइनस कर दिए थे तो बाद में प्लस किए। ऐसे बेसिक बेसिक आप लोग, अब देखो जनरली ये होता है यू के साथ v आता है, h के साथ p आता है, ठीक है, ये आपको जनरल याद रखना है। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आपके इंटरनल एनर्जी के लिए है, सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आपके एंथैल्पी के लिए है, ठीक है। दोनों आप रिलेशन को अच्छे से याद कर लो, 1 2 3 बार लिखोगे तो याद हो जाता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब समझना, यदि आपको कोई बड़ा लंबा क्वेश्चन कर और क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट आपको दिख जाए क्या कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आपको बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है, ए बी सी का वैल्यू है, यहाँ पे ये है, और एक स्टेटमेंट के बीच में कहीं पे लिख दिया है क्या टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तब बताओ डेल एच का वैल्यू क्या होगा या डेल यू का वैल्यू क्या होगा। आपसे 2 क्वेश्चन पूछ दिया, ऑप्शन में खतरनाक खतरनाक ऑप्शन दे दिए और एक ऑप्शन आपको दिखा क्या 0, तो उसी को टिक करना। टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देने पर, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देने पर चेंज इन डेल एच एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। फॉर आइडियल गैस, किसके लिए आइडियल गैस के लिए, ओनली फॉर आइडियल गैस ना, तो आपको 2 चीजें खोजनी है, आइडियल गैस के लिए ही होता है, सबके लिए नहीं होगा। अगर आपके क्वेश्चन में आइडियल गैस लिखा है और टेम्परेचर कांस्टेंट लिखा है और आपसे पूछ रहा है डेल एच और डेल यू का वैल्यू, तो आंख बंद करके क्या 0, आगे बढ़ो, टाइम बचाते हैं। फिजिकल के क्वेश्चन जनरली क्या होते हैं टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन आपने कुछ अलग हट के सोचा है, अलग तरीके से सोचा है, ठीक है, तो वो टाइम बचा भी सकता है आपका, ठीक। दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, एक आपका टाइम टेकिंग जरूर होगा जिसमें आप फार्मूला लगाओगे, उसमें वैल्यू रखोगे, सॉल्यूशन निकालोगे, सब करोगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे फिजिकल के क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बेस होंगे, आपको बस वहां पे बैठ के 10 सेकंड सोचना है, आपका क्वेश्चन वहां पे बन जाएगा, आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ क्या बोलता है भैया, क्या बोलता है, यदि कोई सिस्टम ए इक्विलिब्रियम है सिस्टम बी के साथ और सिस्टम बी इक्विलिब्रियम में है सिस्टम सी के साथ, तब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। आज का जो म्यूचुअल फ्रेंड का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया है, कहां से आया है थर्मोडायनेमिक्स से आया है। ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो ए और सी भी क्या हो जाएंगे दोस्त, और कैसे दोस्त म्यूचुअल फ्रेंड। तो ये म्यूचुअल फ्रेंड का कॉन्सेप्ट कहां से आया है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया है, ठीक है, या फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहां से आया है म्यूचुअल फ्रेंड के कॉन्सेप्ट से आया। जो पहले आया खोज लेना कौन पहले आया है करके, ठीक है, मेरा काम नहीं है वो खोजना। चलो फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेटमेंट बहुत सारे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्टेटमेंट बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, ये हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हम लोग टोटल एनर्जी जितना भी हम लोग ऊर्जा है उसको कार्य में नहीं बदल सकते, वर्क नहीं चेंज कर सकते, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जाती है लॉस हो जाती है, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स क्या होता है कांस्टेंट होता है। बहुत सारे स्टेटमेंट है इसके लिए, कोई भी एक ऐसी मशीन नहीं बनाया जा सकती जो संपूर्ण ऊर्जा को कार्य में बदल दे, बहुत सारे स्टेटमेंट है जी इसके लिए, ठीक है। चलो हम लोग को क्या पता होना चाहिए डेल यू बराबर होता है Q प्लस W। ये केमिस्ट्री में फिजिक्स वाले थोड़ा सा चेंज करके पढ़ते हैं, उनके पास जाना, कोई भी आपका फिजिक्स वाला फ्रेंड होगा तो उनको पूछना क्या तुम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए यही इक्वेशन पढ़ते हो, बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे क्या हम लोग यूज करते हैं Q माइनस W। क्यों रीजन उन्हीं से पूछना, हम लोग तो भैया केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री फोकस रहते हैं, दूसरों के मामले में हम लोग जो है टांग नहीं रहते हैं, हम लोग का अपना मामला क्या है डेल यू बराबर Q प्लस W। कंडीशन यदि वर्क ऑन सिस्टम हो, क्या हो वर्क ऑन सिस्टम, वर्क ऑन सिस्टम हमारे सिस्टम के ऊपर। अच्छा बचपन में आप लोग सिस्टम के टाइप से पढ़े होगे ना, उसको मत भूल जाना, ओपन सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम ये सब नहीं पढ़ाना, एकदम बेसिक है जी ये। अगर आपको ओपन क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम नहीं आता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है नहीं आता है, ओपन क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम नहीं आता है, तो यहीं पे वीडियो बंद करो और थर्मोडायनामिक्स आंख बंद करके छोड़ दो, ठीक है। क्यों भैया ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम आपको समझाऊंगा मैं, तो कहां का थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे, ठीक है। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता सही बता रहा हूँ, वीडियो बंद करो चुपचाप, थर्मोडायनामिक्स पूरा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन सिस्टम में क्या होता है हम लोग का वॉल्यूम और एनर्जी दोनों इंटरकन्वर्जेबल होता है, क्लोज में क्या होता है केवल एनर्जी कन्वर्ट मतलब चेंज हो सकता है, हम लोग का वॉल्यूम फिक्स रहेगा, और आइसोलेटेड में दोनों क्या हो जाते हैं फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। चलो तो वर्क ऑन सिस्टम करते हैं तो हम लोग का डेल यू क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, क्या हो जाता है पॉजिटिव, वर्क भी क्या होता है
पॉजिटिव होता है। ठीक है, वर्क भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, याद रखोगे, वर्क ऑन सिस्टम करने पर। ठीक है, और क्या होगा, कंप्रेशन होगा। क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन मतलब पहले इतना बड़ा था, अब इतना बड़ा हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। अगर वर्क बाय सिस्टम हो या वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क बाय सिस्टम या वर्क डन बाय सिस्टम, तो डेल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। डेल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। वर्क हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। वर्क हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, तो उसकी एनर्जी जाएगी ना, उसकी एनर्जी जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन। ठीक है, फैलता है, पहले इतना था अब इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, ये आप लोग कंडीशन याद रखना है। ठीक, अच्छा, एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डीवी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बेसिक रिलेशन। ठीक है, और क्या पता, अगर साइक्लिक प्रोसेस बोल दिया जाए, क्या कोई प्रोसेस साइक्लिक है, तो याद रखना साइक्लिक प्रोसेस के लिए जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं सभी जीरो होते हैं। साइक्लिक प्रोसेस के लिए जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि यहाँ पे मैं डेल यू बराबर जीरो रख दूं तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, या क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। दोनों कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, जिसमें क्यू कांस्टेंट रहता है, क्यू चेंज नहीं होता है। तो क्यू को क्या लिख दिया, चेंज, क्यू को क्या लिख दिए, जीरो लिख दिए। तो यहाँ पे डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, वर्क, मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाएगा हमारा वर्क के बराबर हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, चलो, ये हो गया हम लोग का बेसिक रिलेशन। पार्ट 1 में हम लोग जो है इतना ही देखेंगे। ठीक है, आप इतना कोई अच्छे से करिए, फिर हम लोग पार्ट 2 में जो है इसके बहुत सारे मेजर कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करेंगे। पार्ट 1 हमने माइनर कॉन्सेप्ट को कवर किया है, बट इंपॉर्टेंट, यदि आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप पार्ट 2 को, इसका जो आने वाला है फाइनल पार्ट, 2 ही पार्ट आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको एकदम आसानी से समझ पाओगे, आसानी से बना पाओगे बहुत अच्छे से। ठीक है, और मैं ये बोल रहा हूँ पार्ट 1 के बाद आपको जो भी डाउट आता है उसको पूछो, कमेंट में पूछो। ठीक है, तुरंत देखो और पूछो, मैं पार्ट 2 में उसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, यदि आपने पार्ट 2 बनाने से पहले अपना डाउट पूछ लिया, ठीक है, आपके पास 12-15 घंटे होते हैं, उस ड्यूरेशन में अपना डाउट पूछ लिया, तो पार्ट 2 में उसको जरूर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। आज वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि हमें बनाना है क्या, स्वतंत्रता दिवस, मजा आएगा। चलिए।